पागलपन प्यार की चैप्टर 86 ग्रैम्पी। क्या आप जानते हैं कि रेयान कौन है? अमन के बाद रुद्र, अरविंद और नील ने उससे मुलाकात की। रितिका रेयान की पहचान के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। उसने ने अपनी पहचान छुपाने की कोशिश क्यों की? इसके अलावा वो उसके सामने तब भी नहीं आया जब उसने उसे बचाया था। वो उसे थैंक्स देना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला, जिससे वह काफी परेशान हो गई। अचानक से रितिका ने अपने दाहिने कान पर लटकी हुई ईयरिंग को प्यार से सहलाना शुरू कर दिया। बिना उसकी सूचना के, अब जब भी वो टेंशन में थी, उसने अपने बाईं और रेड डायमंड के बजाय अपने दाहिने कान पर लंबी ईयरिंग को छुआ। रितिका, तुम्हारी बारी है। ओल्ड मिस्टर गुप्ता काफी देर से उसे घूर रहे थे। शुरू में उसने सोचा कि वह सिर्फ अपनी अगली चाल पर विचार कर रही है। हालांकि ये देखते हुए कि कैसे वह सुस्त आंखों से अपने दाहिने कान की ईयरिंग को सहलाती रही, उसे पता था कि उसके दिमाग में और भी विचार थे। क्या? रितिका ने अपना सिर उठाया और उन्हें स्पष्ट रूप से देखा। फिर वह अपने होश में आई और शतरंज की बिसात पर एक नज़र डाली। ओह, यह मेरी बारी है, उसने कहा और उसने जल्दी से बोर्ड पर अपने हाथ में काले शतरंज का टुकड़ा रखा। क्या तुम वाकई यह कदम उठाना चाहती हो? ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने देखा कि उसकी चाल उतनी ही अच्छी थी जितनी वह सफ़ेद झंडा उठा रही थी। हालांकि रितिका के खेल जीतने का कोई मौका नहीं था, लेकिन शुरुआत में उसकी हार इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। रितिका चौंक गई। बोर्ड को अच्छे से देखने के बाद उसका चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने महसूस किया कि उसने एक बुरा कदम उठाया है। अजीब तरह से उसने कहा, किसी भी चेंज की परमिशन नहीं है। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने सफ़ेद शतरंज के टुकड़े को वापस केस में रखा और सीधे उसकी आंखों में देखा। किसी भी चेंज की परमिशन नहीं है, तुम्हारा टाइप नहीं है। नॉर्मल तौर पर वह बेईमान होगी, ठिठक जाएगी, अपनी चाल वापस ले लेगी और हार मानने से पहले हर प्लानिंग को पूरा करने की कोशिश करेगी। आज उसके बिहेवियर में अचानक आया बदलाव वाकई अजीब था। आमतौर पर शतरंज खेलते टाइम उसके बिहेवियर के बारे में सोचकर रितिका का चेहरा शर्मिंदगी से भर गया। ग्रैम्पी, आप बहुत टैलेंटेड हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जल्दी हार जाती हूँ क्योंकि मेरी हार पहले ही तय हो चुकी है। आमतौर पर तुम कहोगी, ये खत्म होने तक खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारी उस कठोरता का क्या हुआ? ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने मजाक में कहा। रितिका ने इंसल्ट की फीलिंग महसूस की। ग्रैम्पी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। उसकी नाखुशी को देखकर ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने उसका मजाक बनाना बंद कर दिया और गर्मजोशी से कहा, ठीक है, मैं रुकता हूँ। तुम आज इससे थोड़े बाहर और अनप्रेजेंट दिमाग वाले रहे हैं। क्या चल रहा है? रेयान के बारे में सोचते ही रितिका का दिल धड़क उठा। उसने तुरंत इसे छिपाने की कोशिश की और कहा, कुछ भी गलत नहीं है। घर वापसी की पार्टी से मैं बहुत थकी हुआ और टेंस्ड होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसे सब कुछ पूरी तरह से प्लानिंग बनानी चाहिए क्योंकि इस बार की पार्टी में किसी भी गलती के लिए कोई जगह नहीं थी। पिछले 2 दिनों से वह पार्टी की तकनीक सीख रही थी और शिष्टाचार पर कई बुक्स पढ़ रही थी। उसने अमित और उसके गिरोह से कई रिकॉर्डिंग के लिए भी कहा और कंपनी के ऑडियंस की सिचुएशन के बारे में जाना। टीना और उसके दोस्तों ने भी उसे काफ़ी नॉलेज और अनुभव प्रदान करने में मदद की। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने मुंह फेर लिया। वह जानता था कि उसकी सिचुएशन पर उसका पूरा कंट्रोल है और वह इस टॉपिक पर ध्यान नहीं देती थी। ऐसी सिचुएशन में शब्द बेकार थे, वह केवल खुद पर भरोसा कर सकती थी। आज मेरे दोस्त का 60वां बर्थडे है, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि तुम उसके पास जाओ और अपना गिफ्ट उसके पास लाओ। ग्रैम्पी, मैं थोड़े आराम के बाद ठीक हो जाऊंगी। मैं आज रात पार्टी में शामिल हो सकती हूँ, रितिका ने जवाब दिया। हाल ही में ग्रैम्पी उसे अपने दोस्तों से मिलाने और काफ़ी एक्टिविटीज़ में शामिल होने के लिए साथ लाए गए, जिससे वह उनके सोशल सर्कल में शामिल हो सके। वह जानती थी कि ग्रैम्पी ने ये सब उसके लिए किया है। ग्रैम्पी के इन लोगों के साथ कई क्लोज रिलेशन थे और ऑफिशियली से उसका इंट्रोडक्शन उसे फ्यूचर में इन कनेक्शनों से प्रॉफिट कमाने की परमिशन देगा। क्या तुम सच में ठीक हो?
ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने चिंता से पूछा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। दरअसल मैं बस यही सोच रही थी कि जब मेरा किडनैप किया गया तो रेयान ने मुझे कैसे बचाया। रितिका ने ग्रापी की चिंता देखकर सच कहा। उस घटना के बाद से काफी टाइम हो गया है, इसके बारे में मत सोचो, ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने सख्ती से कहा। रितिका ने अपना सिर हिलाया और समझाया, नहीं नहीं, मैं हमेशा इसके बारे में नहीं सोचती। ये सिर्फ इतना है कि रेयान ने मुझे बचाया, लेकिन मैंने पर्सनली से उसके लिए अपना आभार व्यक्त नहीं किया। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मैं उसकी ऋणी हूँ। यह महसूस करने के बाद कि रितिका रेयान की वजह से खुद ध्यान नहीं कर रही थी, उसने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और कहा, वो हमेशा मिस्टीरियस रहा है। तुमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा रेयान के बारे में सोचता था, स्पेशली से उसकी टैलेंटेड कैलीग्राफी के बारे में, क्योंकि कुछ ही यंगर्स उसके जैसे कला के काम कर सकते थे। वापस जब वो गुप्ता मैंशन में रह रहा था, ओल्ड मिस्टर गुप्ता जानता था कि उसने रितिका पर कितना ध्यान दिया। हालांकि उसने इसे जाने दिया क्योंकि रेयान ने सही बिहेव किया था। ग्रापी, क्या आप जानते हैं कि रेयान कौन है? रितिका ने जिज्ञासा से भरे हुए पूछा। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने अपनी चाय की चुस्की ली और जवाब दिया, मैं इस बारे में भी श्योर नहीं हूँ। ग्रापी, आपने उसकी पहचान जाने बिना भी उसे पढ़ाया, क्या वह बहुत उतावला नहीं है? क्या तुम नहीं डरते कि वो तुम्हारी एजुकेशन का यूज बुराई के लिए करेगा? रितिका मदद नहीं कर सकती थी लेकिन पूछ सकती थी। मैं पढ़ाते टाइम किसी इंसान को उसके बैकग्राउंड से नहीं आंकता। जब तक उनका कैरेक्टर अच्छा है, मैं एक भिखारी को भी अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लूंगा। बहुत खूब, ग्रापी इतने अच्छे विचारों वाले इंसान हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग आपको एक महान विद्वान कहते हैं। रितिका ने प्रशंसा से चमकती आंखों से उसकी ओर देखते हुए कहा। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने आह भरी। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो अब इस कुछ दिन में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जहां सब कुछ लगातार बदल रहा है। जैसे जैसे लोगों की लाइफ की गति तेज होती है, हम जिस सोशल दबाव का सामना करते हैं वह तीव्र होता जाता है। रितिका ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया क्योंकि माहौल कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। ओह ठीक है, ग्रापी, आप रेयान से कैसे मिली? उसके पिता मेरे स्टूडेंट हुआ करते थे। वो कला के सभी रूपों में टैलेंटेड था और जब राजनीतिक रणनीति की बात आती थी तो वह तेज तर्रार था। हम भाग्यशाली थे कि जब वह अभी भी छोटा था तो उसके पिता ने उसे मेरे पास भेज दिया। 3 साल तक उसे पढ़ाने के बाद मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि उत्तराधिकारी पूर्वज से आगे निकल जाते हैं। रेयान रॉय निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान है। कितना अजीब है कि लोग इन्हें सीखने को तैयार हैं। हालांकि उसने काफ़ी कलाएं, इतिहास, युद्ध की कला और राजनीतिक रणनीति सीखी थी, लेकिन ऐसी बातें उसके साथ नहीं रहीं। देश की ऐतिहासिक शक्ति बदल गई थी और सत्ता को लेकर संघर्ष हो रहे थे। ऐसी भयावह बातें बहुत उदास थीं। इन्हें सीखना केवल एक बोझ होगा। ओल्ड मिस्टर गुप्ता ने कहा, ज्यादातर लोग जो इन्हें सीखने के इच्छुक हैं वे केवल हेरफेर के लिए हाई सिचुएशन वाले हैं। यह अजीब नहीं है कि लोग उन्हें सीखने के इच्छुक हैं। शाम को रितिका फ्लोरल पवेलियन में एक ब्यूटी स्पा के लिए गई और घर आने पर उस रात की बर्थडे पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। ग्रापी इस दोस्त को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे क्योंकि उन्होंने उसे गिफ्ट देने के लिए इतनी गंभीरता से कहा था। जैसे ही उसने अपनी अलमारी खोली, उसकी खाली अलमारी रेयान द्वारा खरीदे गए कपड़ों से भरी हुई थी। उस दिन वह जो रामस्ट में उसके पास गई। रेयान ने लगभग हर उस डिज़ाइन में से एक खरीदा था जो उसकी चापलूसी करता था। मोटे तौर पर देखने पर कपड़ों के 20 टुकड़े जुड़ जाते हैं, जो सभी प्रकार की एक्टिविटी और ड्रेस कोड के लिए राइट होते हैं। रितिका ने एक हल्के रंग की ड्रेस चुनी जो उसकी पतली कमर को दिखा रही थी। जैसे ही वह इसे बाहर निकालने वाली थी, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन याद कर रही थी कि एक बार रेयान ने पर्सनली से सिल्वर ग्रे जूतों की उस जोड़ी को पहनने में उसकी मदद की थी। जब से वह इसे वापस लाई थी, उसने इसे एक बार भी नहीं पहना था। रितिका ने अपना विचार बदला और एक और इवनिंग गाउन चुना। गाउन का फैब्रिक और डिज़ाइन सोने और चांदी के मखमली धागों से बनी थी।
बहुत अधिक आकर्षक होने से बचने के लिए उन्हें एक साथ मिलाया गया और बेअसर किया गया। रितिका ने गाउन बदल लिया, उस जोड़ी के जूते पहन लिए और आईने के सामने कुछ कोमल कदम उठाए। गाउन कमल के पत्ते की तरह चमक रहा था, हिल रहा था और उसके पैरों पर शांत, नाजुक लहरें पैदा कर रहा था। कभी कभी उसके जूते पर जेम्स छुपा रहा था। उसने अपने जूतों को देखा, जैसे कि वह अभी भी अपने कोमल और पतले हाथ को अपने टखने को पकड़े हुए महसूस कर रही हो और कांप रही हो। इन्हीं ख्यालों के बीच उसका फोन बजा। रितिका ने जल्दी से अपने विचारों की ट्रेन से छुटकारा पा लिया और बिना नंबर देखे उठा लिया। हेलो, मैं रितिका वर्मा हूँ। रितिका, यह मैं हूँ। रेयान की आवाज़ फोन के माध्यम से चली गई और उसके कान तक पहुँच गई। रितिका का दिल कांप उठा। रेयान की आवाज़ पहले की तरह साफ नहीं थी, जिससे उसकी थकावट और कमजोरी का पता चलता था, जिससे उसका दिल अचानक कस गया। क्यों नहीं बोल रही हो? रेयान ने धीमे वे में पूछा। उसका नीचा वे और भी नीरस लगता है, एक पेशेंट की तरह दिखता है जो लंबे टाइम से बीमार था। उसकी नॉर्मल आवाज के रूप में कहीं भी साफ नहीं था। तुम अभी कहाँ हो? तुम अचानक क्यों गायब हो गए? उसका तरीका सवाल कर रहा था। हालांकि जब उसका किडनैप किया गया था तो उसने उसे बचा लिया था, लेकिन वह अपने दिल में पनप रहे डाउट को दूर नहीं कर सकी। उसे पता होना चाहिए, इन कुछ दिनों के लिए उसके जाने के बाद उसने उसके जाने का कारण अनुमान लगा लिया था। मेरे पास देखभाल करने के लिए कुछ चीजें हैं। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है मैं कुछ टाइम के लिए देश में नहीं रहूंगा और मैं तुम्हारे कांटेक्ट में भी नहीं रह पाऊंगा। रेयान की आवाज कर्कश थी, कमजोर लग रही थी, ईमानदार थी, फिर भी एक ही टाइम में दोषी थी। फोन पर रितिका की पकड़ मजबूत हो गई। रेयान, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वो अंडरवर्ल्ड में शामिल है और उसके शब्दों ने उसके डाउट को शो किया। इसके अलावा अब जबकि टेक्निक इतनी हाई हो गई है, इंटरनेशनल कॉल बहुत आम थे, फिर भी उसने कहा कि उन्हें कुछ टाइम के लिए कांटेक्ट से बचना चाहिए। रेयान जिन खतरों में था, उसके अलावा वह और कुछ भी नहीं सोच सकती थी जिससे वो कांटेक्ट से बच सकें। लेकिन एक बार जब शब्द उसके मुंह से निकल गए तो उसे तुरंत पछतावा हुआ। चूंकि उसने उस मामले के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए उसने पूछने की पहल की। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। अगर वह जवाब नहीं देना चाहता तो उनके बीच चीजें जरूर अजीब हो जाती। ऐसा सोचकर उसने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। रेयान, जब मेरा किडनैप हुआ तो मुझे बचाने के लिए थैंक्स। रेयान ने उत्तर दिया, तुम्हारे किडनैप की घटना पहले से प्लानेड थी। मुझे लगता है कि काव्या इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन मुझे अभी तक इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं मिली है। इतना कहने के बाद वो उसे बताने लगा कि शिव को अभिनेद्र के बारे में क्या पता चला। रितिका ने अपने अंदर उबल रहे गुस्से और नफरत को दबा दिया और धीमी आवाज में कहा, ये बेकार लोग अपने एमको के लिए इनोसेंट लोगों को चोट पहुंचाते हैं। रेयान ने उत्तर दिया, चूंकि तुम उन लोगों से जानकर हो जिनके साथ तुम बिहेव कर रही हो, अब से तुमको अधिक सावधान रहना होगा। तुमको ब्लैक संडे प्रोजेक्ट जैसा कुछ दोबारा नहीं करना चाहिए। यदि तुम कभी भी उस स्थान से जुड़ जाती हो तो तुम अपना नाम साफ नहीं कर पाओगी और चाहे तुम कुछ भी करो। हालांकि तुमको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी वर्मा फैमिली की यंग मालकिन के साथ साथ ओल्ड मिस्टर गुप्ता की पोती की सिचुएशन में हो। वो अपना बुरा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वर्मा फैमिली के पास धन और पॉवर थी, और हालांकि ग्रापी केवल एक विद्वान थे, जो लोग सच में शब्दों को बदल सकते थे, वे शिक्षित थे। यह अतीत में किताबों को जलाने और बर्बाद करने के इतिहास से सिद्ध हो चुका है। भले ही ग्रापी की मौत हो गई और वर्मा फैमिली ने उसे उसकी पिछली लाइफ में छोड़ दिया, काव्या ने उसे सीधे मारने की हिम्मत नहीं की। इससे पहले कि वो उसे मारने की हिम्मत करे, उसने वर्मा फैमिली को उसे पूरी तरह से त्यागने दिया। उनके बोलने से पहले काफी देर तक सन्नाटा रहा। रितिका, क्या मेरे लिए हॉट सूत्र पढ़ सकती हो? रितिका हैरान थी, उसने रेयान से इस तरह की रिक्वेस्ट की उम्मीद नहीं की थी। जरूर।
शरीपुत्र, रूप शून्य से भिन्न नहीं है, शून्यता रूप से भिन्न नहीं है। जो रूप है वह शून्य है, जो शून्य है वह रूप है। बिना किसी बाधा के कोई भय नहीं है। हर विकृत दृष्टिकोण से अलग निर्वाण में वास करता है। हॉट सूत्र ने एनलाइटनमेंट के बारे में शिक्षा प्रदान की और शिक्षित लोगों को इच्छाओं के कंफ्यूजिंग होने पर और केवल अपने दिल से सभी चिंताओं को दूर करके आप अपने आप को डर और घबराहट से छुटकारा पाने में सक्षम होंगे और वास्तव में शांति और खुशी महसूस करेंगे। वह समझ नहीं पा रही थी कि रेयान अचानक यह अंश क्यों सुनना चाहेगी। एक लेख के बाद रेयान ने कर्कश आवाज में कहा, ऋतिका, मैं भगवान, ज्ञान और लोगों के ज्ञानवर्धन में यकीन करता हूँ। पिछले 7 सालों में मैंने हमेशा खुद को चेतावनी देने के लिए इस सूत्र को सुना कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मुझे इस चेतना को बनाए रखना है। इस तरह मुझे फ्री किया जा सकता है। ऋतिका चुप रही, न जाने कैसे जवाब दिया और न जाने कि वह आगे क्या कहेगा। रेयान ने आगे बोलना जारी रखा, ऋतिका, मेरे लिए इस लाइफ में ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है। मेरी इच्छाओं के कारण मुझे बाधा है और ये फीलिंग जुनून और मुझे जंजीर में बदल देंगी। एक बार जब जुनून बन जाता है तो इन इच्छाओं पर काम करने की इच्छा भी होगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज कर्कश हो गई। वह मूर्ख नहीं थी, वह उसे कैसे नहीं समझ सकती थी। वह कहने की कोशिश कर रहा था कि वह उसकी इच्छाओं की जड़ है, कि उसके सामने बाधाएं हैं। वह जो कुछ भी करने वाला था वह हॉट सूत्र के शब्दों में उसके यकीन के साथ विश्वासघात करेगा। ऋतिका ने इस तरीके का इस्तेमाल उस अजीबोगरीब सवाल का जवाब देने के लिए किया जो उसने पहले किया था। यदि भगवान तुमको मोक्ष पाने की अनुमति नहीं देते हैं तो मैं तुमको सेल्फ नॉलेज पाने में मदद करूंगी। इस तरह के शब्दों ने ऋतिका को हैरान कर दिया और वह नहीं जानती थी कि कैसे रिएक्शन दे। उसने सोचा कि उसकी बातें सुनकर वह परेशान और पछताएगी, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसे शांति और आनंद फील हुआ। ठीक है, अब से मैं तुम पर भरोसा करूंगा। रेयान की कर्कश आवाज में खुशी का संकेत था और उसकी नीरस आवाज बहुत साफ थी। ऋतिका के दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। भगवान एक विश्वास था, लेकिन रेयान को उस पर विश्वास था। क्या इसका मतलब ये था कि वह अब उसका भगवान थी? उसका दिल थोड़ा सिकुड़ गया और वह अपनी पिछली लाइफ में दिल दहला देने वाले प्यार के बारे में सोच सकती थी। उसने कब उसे अपना भगवान नहीं माना था। आखिर में उसने उस पर अपना यकीन खो दिया और अब लाइफ में अर्थ या आशा नहीं देखी। 87th बर्थडे बैंक्वेट। शहर हर कोने पर अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भरी जगह थी। सड़क पर लापरवाही से टहलता हुआ एक बूढ़ा आदमी अचानक आर्मी के लीडर में बदल सकता है, जबकि सड़क पार करने वाली एक बूढ़ी औरत की एक ऐसी पहचान हो सकती है जो आपको हैरान और अवाक कर देगी। असीमित संभावनाओं से भरे ऐसे स्थान में न केवल जाने माने परिवार थे, बल्कि हाई पावर के छिपे हुए परिवार भी थे। इस फैक्ट के अलावा कि उनके नाम शहर में उतने फेमस नहीं थे, इन परिवार के पास विरासत थी जो रेप्यूटेटेड फैमिली से अधिक नहीं तो बराबर थी। राठौर इन अदृश्य, समृद्ध और शक्तिशाली परिवारों में से एक था। हालांकि पार्टी के होस्ट रणवीर राठौर ग्रैपी के रूप में अच्छी तरह से रेप्यूटेटेड नहीं थे, उनकी सिचुएशन और पावर को कम करके आंका नहीं जा सकता था। ग्रैपी के पास रणवीर राठौर नाम के इस व्यक्ति के लिए केवल तारीफ के शब्द थे। राठौर फैमिली की बर्थडे पार्टी एक मनो में आयोजित की गई थी। ऋतिका ने डोरमैन को अपना इनविटेशन दिया और उसे तुरंत उसे अंदर जाने दिया। मनो की एंट्री गेट पर 1 लाख की प्लेट लगी हुई थी। वर्ड व्यापक, मजबूत स्ट्रोक के साथ लिखे गए थे, विचित्रता के साथ जो विशाल एक्सपीरियंस से आए थे और हर तरह से एलिगेंट थे। ये रेयान की कैलीग्राफी से भी बेहतर थी। गेट के सामने एक लंबी टेबल थी जिस पर गेस्ट अपना नाम और गिफ्ट छोड़ जाते थे। मेज के बगल में एक 18 साल का एक लड़का बैठा था जो काले सूट और सफ़ेद शर्ट में था। एक नज़र और कोई भी बता सकता है कि वो राठौर फैमिली का उत्तराधिकारी था। ऋतिका उसकी ओर चल दी। उसे देखते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। प्लीज़ गिफ्ट को टेबल पर रखें और अपना नाम लिखें। ऋतिका ने सिर हिलाया और लड़के को बर्थडे का गिफ्ट दिया।
बाद में उसने टेबल राइटिंग पेन को उठाया और कागज पर अपना नाम लिखा। उसने महसूस किया कि जब उसने कागज पर सही से अपना नाम खूबसूरती से लिखा था तो युवक उसकी ओर फिर से देख रहा था। बैंक्वेट हॉल में जाने से पहले रितिका ने उसे एक छोटी सी स्माइल दी। वो बहुत कम जानती थी, लड़क उसकी स्माइल से मंत्रमुग्ध हो गया था। वो उसकी सुंदर, प्योर स्माइल से दूर नहीं हो सका जो एक फूल के खिलने जैसा था, क्योंकि उसने उसे एक कोने के पीछे गायब देखा था।